फोटोसिंथेसिस हम कंप्लीट कर चुके हैं बायोएनर्जेटिक्स में। अब देख लिया रेस्पिरेशन में क्या होता है। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कंबाइन होगा ऑक्सीजन के साथ और कई स्टेप्स के बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, वाटर रिलीज होगा विद 36 to 38 ATPs। कब 36 होंगी, कब 38 होंगी, ये हम सारी कैलकुलेशंस करते हैं। So the process begins when glucose is oxidized. पहले स्टेप में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। पहले साइटोसोल में, सेल के साइटोसोल में ग्लूकोज 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जो आज हम पढ़ेंगे। ये प्रोसेस साइटोसोल में होगा कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 पायरुविक एसिड में स्प्लिट हो। इसे कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। जस्ट अ मिनट। सो ग्लूकोज 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, ये इसे कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ये आज हम पढ़ेंगे। अब पायरुविक एसिड के बनने के बाद डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन अवेलेबल है या अवेलेबल नहीं है। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो तो फिर क्या होगा? इफ नो ऑक्सीजन इज अवेलेबल, तो पायरुविक एसिड या तो कन्वर्ट होगा लैक्टिक एसिड में या कन्वर्ट होगा अल्कोहल में। हमारे मसल्स में पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में, इसे कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। दिस हैपेंस इन मसल्स। यीस्ट में पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है अल्कोहल में, इसे कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, दिस हैपेंस इन ईस्ट। ईस्ट इज अ फंगस। तो अगर ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो, हम इसे कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन। उस केस में पायरुविक एसिड फर्दर या तो लैक्टिक एसिड बनाएगा या अल्कोहल बनाएगा। मगर पायरुविक एसिड के बनने के बाद अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो फिर क्या होगा? इफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल, फिर हम इसे कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन। उस केस में ये पायरुविक एसिड एंटर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, फिर एक साइक्लिक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन हम पढ़ेंगे, उसे कहते हैं क्रेब्स साइकिल। और फिर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का स्टेप होगा, ETC में से लिख लेता हूँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इस एरोबिक रेस्पिरेशन में 36 या 38 ATPs जनरेट होते हैं। जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें सिर्फ 2 ATPs जनरेट होते हैं। आज हम ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होना सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, इसे ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। इसकी साइट सेल का साइटोसोल यानी साइटोप्लाज्म है। तो अगर ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो पायरुविक एसिड, उसके बाद डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन अवेलेबल है यानी अगर ऑक्सीजन अवेलेबल थी तो ये क्रेब्स साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का रूट फॉलो करेगा। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो तो पायरुविक एसिड या लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा, जिसे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं, या ये अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, इसे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। हमने अब ये ग्लाइकोलिसिस स्टडी करनी है। ग्लाइकोलिसिस, इसकी साइट क्या है?
इसकी साइट है सेल का साइटोसोल, साइटोप्लाज्म में ऐसा होगा। सेल के साइटोसोल में ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है। दिस बिगिंस विद ग्लूकोज। आपने सब कुछ विद कंसेप्ट देखना है, एक एक स्टेप आपको क्लियर होगा। ग्लूकोज में कितने कार्बन है? 6 कार्बन। आप काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। तो पहले स्टेप में ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 के साथ एक फॉस्फेट लगेगा। कार्बन 6 पर एक फॉस्फेट लगेगा। ये फॉस्फेट कहाँ से आया? एक एटीपी कंज्यूम होगी और वो कन्वर्ट हो जाएगी एटीपी एडीपी में। इसका फॉस्फेट कार्बन 6 पर आकर लग जाएगा। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ट्राइफॉस्फेट का एक फॉस्फेट कार्बन 6 पर लग रहा है। तो ये पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप में ग्लूकोज के कार्बन 1 पर कार्बोनाइल ग्रुप लगा होता है। हमें पता है कि कार्बन 1 पर कार्बोनाइल ग्रुप होता है। अब कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक रिवाइज कर ले। अगर एक कार्बोनाइल ग्रुप इससे कार्बन 2 पर आ जाए, कार्बन 1 से 2 पर शिफ्ट हो जाए, ये बन जाएगा फ्रक्टोज। तो अगले स्टेप में सिर्फ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। क्या चेंज आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ ये कार्बोनाइल ग्रुप कार्बन 1 से कार्बन 2 पर शिफ्ट हो रहा है। तो ये ग्लूकोज से फ्रक्टोज बन जाएगा। ग्लूकोज से फ्रक्टोज बन जाएगा। इससे अगले स्टेप में देखते हैं क्या चेंज आएगा। इससे अगले स्टेप में ये हो रहा है कि फ्रक्टोज में कार्बन 6 पर फॉस्फेट था, कार्बन 6 पर फॉस्फेट बॉन्डेड था। अब कार्बन 1 पर भी फॉस्फेट आकर बॉन्डेड होगा और इस स्टेप में इस फॉस्फेट के लिए अगेन एक एटीपी कंज्यूम होगी। एक एटीपी कंज्यूम होगी। उस एटीपी का एक फॉस्फेट यहाँ आकर लग जाएगा। एटीपी से बन जाएगा एडीपी। अब इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, इसलिए कि कार्बन 1 पर और कार्बन 6 पर 2 फॉस्फेट लगे, तो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। अब ये स्टेप्स देख ले। पहले स्टेप में ग्लूकोज से कार्बन 6 पर फॉस्फेट लगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना। ये कन्वर्ट हुआ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में। ये फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट स्प्लिट होगा, ये दरमियान में स्प्लिट होगा। जब ये स्प्लिट होगा तो इससे 2 कंपाउंड्स बनेंगे, 3-3 कार्बन वाले। इसे इन्हें कहेंगे G3P, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। एक डायरेक्ट बनेगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, अगला इनडायरेक्ट बनेगा। इनडायरेक्ट कैसे बनेगा? इससे पहले बनेगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, फिर G3P बनेगा। ये स्टेप इतना अहम नहीं, मैं लिख लेता हूँ। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, उसे G3P बनेगा। तो दूसरा इनडायरेक्ट इस तरह से बनेगा। बहरहाल फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट 2 G3P के मॉलिक्यूल्स बना रहा है। G3P स्टैंड्स फॉर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। इट इज ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब इससे अगले स्टेप में इनके कार्बन 1 पर भी फॉस्फेट लगेगा। ये कार्बन 3 पर फॉस्फेट लगा है। अब जो रिएक्शन राइट पर होगा वही लेफ्ट पर होगा, दोनों तरफ पैरेलल रिएक्शंस। इनके कार्बन 1 पर भी फॉस्फेट लगेगा, कार्बन 1 पर भी फॉस्फेट लगेगा। ये बन जाएंगे 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। 2 ग्लिसरेट है तो एक कार्बन 1 पर एक कार्बन 3 पर, तो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट लेफ्ट पर, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट राइट पर। ये फॉस्फेट कहाँ से आए? 2 फॉस्फेट साइटोसोल से ऐड होते हैं, एक यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर। साथ ही इस स्टेप में 2 NAD रिड्यूस होते हैं। 2 NAD स्टेप में रिड्यूस होंगे, 2 NADH बन जाएंगे। इसलिए ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट अपने इलेक्ट्रॉन्स और एक प्रोटॉन इसमें ऐड कर लेगा।
ये 2 NAD इसमें रिड्यूस होंगे। सारा गेम NADH का है। ये आगे आपको बात क्लियर होगी। तो स्टेप में 2 चेंजेस क्या आई, साइटोसोल से 2 फॉस्फेट्स ऐड हुए, ATP से ऐड नहीं हुए स्टेप में, साइटोसोल से ऐड हुए। एक कार्बन 1 पर, अगले दूसरा कार्बन 1 पर, और 2 NAD स्टेप में रिड्यूस हुए। इससे अगले स्टेप में एक और चेंज आएगा। अगला स्टेप ये है, कार्बन 3 का फॉस्फेट लगा है, कार्बन 3 का फॉस्फेट लगा है। कार्बन 1 के जो फॉस्फेट्स हैं वो 2 फॉस्फेट्स यूज होंगे 2 ADPs को 2 ATPs में कन्वर्ट करने में। 2 ATPs में कन्वर्ट होंगे, 2 ATPs जनरेट होंगे। तो एक फॉस्फेट यहाँ से, एक फॉस्फेट यहाँ से ऐड होगा। 2 ATPs स्टेप में जनरेट होंगे, 2 ATPs जनरेट होंगे। अब एक एक फॉस्फेट निकल चुका, कार्बन 1 का फॉस्फेट यूज हो गया है, तो जो कंपाउंड बनेगा उसे हम कहेंगे 3 फॉस्फोग्लिसरेट। 3 फॉस्फोग्लिसरेट, कार्बन 3 पर फॉस्फेट है। इससे अगले स्टेप में ये फॉस्फेट कार्बन 3 से कार्बन 2 पर आ जाएगा, सिंपली कार्बन 2 पर फॉस्फेट आ जाएगा। तो सिर्फ यही चेंज आएगा अगले स्टेप में। अब हम इसे कहेंगे 2 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, कार्बन 2 पर फॉस्फेट आया है। इससे अगले स्टेप में एक और चेंज ये आएगा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज होगा, यहाँ से भी एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। अब जो कंपाउंड रह जाएगा, इस कंपाउंड को हम नाम देते हैं फॉस्फोइनोल पायरुवेट, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। इससे नेक्स्ट स्टेप में अगेन जो बकाया एक फॉस्फेट है ये भी कंज्यूम होगा। तो लिहाजा ये एक फॉस्फेट यहाँ पर और एक फॉस्फेट वहाँ पर एक ADP को ATP में कन्वर्ट कर लेगा। तो इस स्टेप में अगेन 2 ATPs जनरेट होंगे, ATP जनरेट होगी, और जो फाइनली कंपाउंड रह जाएगा विदाउट फॉस्फेट ये पायरुवेट होगा। एक पायरुवेट ये है, एक पायरुवेट ये, तो 2 पायरुवेट्स बनेंगे, 2 पायरुवेट बनेंगे। अब आप एक बार दोबारा से स्टार्ट से रिएक्शंस देख लें, फिर हमने इसका कंक्लूजन जो याद रखना मैं बता देता हूँ। ग्लाइकोलिसिस में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 पायरुवेट्स में कन्वर्ट होता है। साइट इसकी साइटोसोल है। इसके शुरू के स्टेप्स में 2 ATPs कंज्यूम होते हैं। जो कंज्यूम हो रहे हैं वो मैं ब्लू से इंसर्कल कर रहा हूँ। एक यहाँ पर ATP कंज्यूम हो रहा है, एक यहाँ पर ATP कंज्यूम हो रहा है, और 4 ATPs आगे प्रोड्यूस होंगे। जो प्रोड्यूस हुए वो मैं ग्रीन से इंसर्कल कर रहा हूँ। 2 ATPs यहाँ प्रोड्यूस हुए, एक ATP यहाँ प्रोड्यूस हुआ, एक यहाँ, 4 ATPs प्रोड्यूस हुए। 2 कंज्यूम हुए थे, 4 प्रोड्यूस हुए, तो गेन कितना होगा 4 - 2 = 2 ATPs नेट गेन। और साथ ही एक स्टेप में 2 NADH भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो 2 NADH ये प्रोड्यूस हो रहा है। अब पहले स्टेप में एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाएगा। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट आगे जाकर फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना लेगा, जो दरमियान में स्प्लिट होकर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स बना रहा है। यहाँ तक के स्टेप्स को कहते हैं प्रिपरेटरी फेज। यहाँ तक जो फर्स्ट लाइन में मैंने शो किए हैं ये सारे स्टेप्स कहलाते हैं प्रिपरेटरी फेज। और जो नीचे के स्टेप्स हैं ये सारे स्टेप्स कहलाते हैं ऑक्सीडेटिव फेज या पे ऑफ फेज। अब जब जो 2 G3P बनेंगे तो वो एक एक फॉस्फेट साइटोसोल से पिक करके 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट्स बना देंगे। साथ ही स्टेप में 2 NAD रिड्यूस हो रहा है। फिर अगले स्टेप में दोनों फॉस्फेट के कार्बन 1 के फॉस्फेट्स ATPs बनाएंगे, तो 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा। 3 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट में। 2 फॉस्फोग्लिसरेट से वाटर निकल जाएगा तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट बन जाएगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट।
इस फॉस्फोइनोल पायरुवेट में फॉस्फेट कहाँ पर होगा, कार्बन नंबर 2 पर होगा। और फॉस्फोइनोल पायरुवेट के 2 फॉस्फेट्स अगेन एटीपीज में कंज्यूम होंगे, एटीपीज बनाने में यूज होंगे, तो 2 पायरुवेट रह जाएंगे। इस तरह से एक ग्लूकोज 2 पायरुवेट सिंथेसाइज कर रहा है। इस रिएक्शन को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। इस रिएक्शन में आपने देखा कि सेल के साइटोसोल में एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहा है 2 पायरुविक एसिड या पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में। एसिड हमेशा प्रोटॉन रिलीज करता है, ठीक है। ये प्रोटॉन रिलीज करेगा, हम इसे कहेंगे पायरुवेट। तो पायरुविक एसिड पायरुवेट सेम है, लैक्टिक एसिड लैक्टेट सेम है, ठीक है। जब प्रोटॉन रिलीज करते हैं हम उन्हें पायरुवेट कहते हैं। तो एक ग्लूकोज 2 पायरुवेट बना रहा है। इसमें साइटोप्लाज्म से 2 फॉस्फेट्स ऐड हुए थे एक स्टेप में, और कितना गेन आ रहा है, 2 ATPs एज अ होल जनरेट हो रहा है, 2 NADH प्रोड्यूस हो रहा है। अब उसके बाद क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो तो या तो लैक्टिक एसिड बनेगा या अल्कोहल बनेगा, और अगर ऑक्सीजन अवेलेबल हो तो ये दोनों अब माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होंगे 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल, और फिर वहाँ पर नेक्स्ट रिएक्शंस क्या होंगे, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और फिर आपने सारी कैलकुलेशंस देखनी कि कब 36 और कब 38 ATPs जनरेट होते हैं। अब तक सिर्फ 2 ATPs जनरेट हुए हैं, तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ से स्टार्ट होगा। उसके लिए आपने इसका नेक्स्ट लेक्चर लाजमी अटेंड करना है।